सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक पत्र जारी हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। इसका विषय है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। देखिए, इससे पहले अभी जिले के अंदर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एक समय सारणी जारी हुई थी, उस पर हमने पहले वीडियो बनाया है। तो अब जो है ज़िले के बाहर यानी अंतरजनपदीय एक ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए ट्रांसफ़र, अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में आदेश जो 3 जून 2023 को जारी हुआ है। इसमें आइए देखते हैं क्या है। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश दिया है दिनांक 2 जून का। उसमें विस्तृत रूप से जो नई गाइडलाइंस आई हैं इस ट्रांसफ़र, इस स्थानांतरण के संबंध में, उस पर हम बाद में अभी देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो जो 2 जून 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी NIC लखनऊ द्वारा विकसित जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से ऑनलाइन संपादित किया जाना है। अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में वरीयता हेतु देय भारांक का निर्धारण शासनादेश के बिंदु संख्या 12 में उल्लिखित किया गया है। जो शासनादेश जो 2 जून 2023 का है, उसमें बिंदु 12 है, उसमें दिया गया है शासनादेश के बिंदु संख्या 12 के क्रम संख्या 1 व 6 को छोड़कर शेष अन्य क्रमांक पर उल्लिखित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार प्रमाण पत्र की आवश्यकता अपरिहार्य है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी बिंदु 1 और 6 को छोड़कर। वो हम आगे 2 जून वाले आदेश में देखेंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अंतरजनपदीय स्थानांतरण का पोर्टल दिनांक 8 जून 2023 के अपराह्न से लाइव होने के पूर्व समस्त शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा आवेदन के समय उक्त श्रेणियों का लाभ प्राप्त किया जाना है के द्वारा प्रमाण पत्र अभिलेख के संबंध में आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जाए, जिससे आवेदन करते समय उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। देखिए, इसमें कहा गया है कि 8 जून को दोपहर बाद ये NIC का जो पोर्टल है वो लाइव कर दिया जाएगा। उसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सारे अभिलेख प्रमाण पत्र जो भी वो तैयार कर लें। तो इसका अर्थ नहीं डॉक्यूमेंट्स सारे जो है ऑनलाइन ही अपलोड किए जाएं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तभी बोला गया है कि सारे प्रमाण पत्र या अभिलेख आप पहले ही तैयार कर लें। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के तकनीकी चरण, प्रक्रिया एवं समय सारणी के संबंध में पृथक से निर्देश दिए जाएंगे। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में जो तकनीकी चरण होंगे, कहाँ पे क्या कैसे क्या करना है, जो प्रोसेस होगा, जो समय सारणी होगी, वो आगे निर्देश उसके लिए आएंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ये प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का आदेश समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को है। अब आइए इसके आगे हम देखते हैं जो 2 जून 2023 का जो आदेश है, जिसके संदर्भ में ये आदेश समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को जारी हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो 2 जून का आदेश है, ये दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये आदेश जारी हुआ है। ये दिनांक 2 जून 2023 का आदेश है। इसका विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। इसमें कहा गया है दिनांक 26 मई 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
इस संबंध में मुझे ये कहने का आदेश या निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। इसमें जो नीति तैयार की गई है उसके बारे में इस पर विस्तृत आदेश ये जारी हुआ है। इस पर हम आइए चर्चा करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, जनपद के नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष। देखिए, बहुत ज़रूरी बात है कि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य होगा। नियमित सेवावधि होनी चाहिए, नियमित यानी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जाएगी, यानी जब आपने उस जनपद में ज्वाइन किया होगा तब से आपकी सेवावधि का समय काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बात क्लियर होकर आ रही है कि शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष और शिक्षक के लिए 5 वर्ष का बाउंडेशन है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल जिन शिक्षिका बहनों की पहले शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई है, अगर उन्होंने शादी से पहले ट्रांसफ़र लिया है तो वो अब शादी के बाद भी ट्रांसफ़र ले सकती हैं। और अगर आप ट्रांसफ़र ले चुके हैं, शिक्षक या शिक्षिका दोनों में से कोई एक अगर ले चुका है और वो गंभीर या असाध्य रोग से पीड़ित है तो वह दोबारा इस स्थानांतरण में भाग ले सकता है। ठीक है, इस बारे में ये दूसरा पॉइंट है। आइए तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील, इस अपील का नंबर दिया है अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5/7/2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक शिक्षिका को अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए 1 से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जाएगा, परंतु केवल आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। मतलब आपने आवेदन कर दिया है, 1 से अधिक बार भी आवेदन अगर कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। आप आवेदन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, सिर्फ आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्थानांतरण करना या ना करना वो आपके विभाग के ऊपर है। ठीक है, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, जनपद के स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023, मतलब आप इसमें दिया है 30 अप्रैल 2023 तक जितने भी कार्यरत अध्यापक होंगे उस जिले में, उसका सिर्फ 10% की अधिकतम सीमा है। शिक्षक उस जनपद के अंतरजनपदीय स्थानांतरण मतलब किए जाएंगे, 10% लोगों का ही सिर्फ किया जाएगा। किसी जनपद से स्थानांतरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका का अधिकतम सीमा 10% ही होगी। मतलब आप किसी जनपद से दूसरे जनपद में जा रहे हैं शिक्षक, या दूसरे से इसमें आ रहे हैं, हर ज़िले के लिए ये लागू होगा कि हर ज़िले से सिर्फ 10% 30 अप्रैल 2023 तक जो कार्यरत अध्यापकों की संख्या होगी उसका 10% ही इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल होंगे, उन्हीं का स्थानांतरण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, 5वां है, पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल स्थानांतरण के संबंध में कि दोनों शिक्षक शिक्षिका की आपस में सहमत होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षिका आपस में सहमत उनकी होनी चाहिए कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए अंतरजनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया समानांतर रूप से चलेगी, परंतु पारस्परिक एवं अंतरजनपदीय स्थानांतरण दोनों का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिका को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ अनुमन्य किया जाएगा। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब जैसे किसी ने पारस्परिक स्थानांतरण और अंतरजनपदीय स्थानांतरण मतलब दोनों में अप्लाई किया है, अंतरजनपदीय और म्यूचुअल के लिए भी अप्लाई किया है, तो उसमें क्या होगा, उसका अगर दोनों में नाम आ गया, दोनों में उसकी अर्हता है, तो उसके हिसाब से तब उसमें क्या देखा जाएगा, उसका जो पारस्परिक स्थानांतरण होगा वो किया जाएगा। उसको अंतरजनपदीय जो स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। है 6 पॉइंट क्या है, अंतरजनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किया जाएगा। अगला 7 पॉइंट है, 7वां, अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम आप 7 जनपदों का विकल्प दे सकते हैं, जिसमें परंतु अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 जनपद का विकल्प देना अनिवार्य होगा। मतलब आपको 1 जनपद का विकल्प तो देना ही होगा अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए, और मैक्सिमम आप 7 जनपदों का विकल्प दे सकते हैं।
अगर विकल्प आप एक भी नहीं देते हैं तो ऑनलाइन आवेदन आपका स्वतः निरस्त माना जाएगा। अगर आपने कोई भी विकल्प नहीं दिया है, एक भी विकल्प नहीं दिया है, तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है। अगला 8वां पॉइंट है कि चिकित्सा, और ये इसके बारे में दिया है कि जो ये 27 दिसंबर 2016 के परिशिष्ट जो शासनादेश था, उसके परिशिष्ट 4 में वर्णित रोग से शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री के ग्रसित होने पर ही लाभदेय होगा। मतलब इस जो आदेश था, इसके परिशिष्ट में जो में वर्णित जो रोग, उन्हीं रोगों से अगर कोई पीड़ित है तो ही उसको इस में लाभ दिया जाएगा। 9वां क्या है, असाध्य एवं गंभीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, इसमें कुछ संस्थानों के नाम दिए गए हैं। उन संस्थानों में उपचार चल रहा हो या उपचार कराया गया हो तो उसके द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, द्वारा हस्ताक्षरित एवं चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही यह लाभ देय होगा। अगला 10वां पॉइंट है, अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। 11वां पॉइंट क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा किया जाएगा। जो ऑनलाइन आवेदन जो पत्रों का है उनका सत्यापन जनपद स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, उसके द्वारा किया जाएगा। इसके समिति का सचिव जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। ठीक है। और असाध्य रोगों गंभीर रोगियों के संबंध में जनपद स्तर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के उपरांत ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित किया जाएगा। 3 जून वाला जो आदेश था उसमें बिंदु 12 में दिया था केवल 1 और 6 दिया था, केवल 1 और 6 छोड़कर बाकी सबके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब पॉइंट देख लेते हैं कि सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक में अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। दिव्यांग के लिए है। दूसरा, असाध्य गंभीर रोग के लिए 20 पॉइंट है। शिक्षक शिक्षिका जो कोई जॉब में है उनके लिए, शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी जॉब में है उसके लिए 10 पॉइंट। और एकल अभिभावक है, पुत्र पुत्री अकेले पालन करने वाले शिक्षक शिक्षिका, उसके लिए 10 पॉइंट। और महिला अध्यापक के लिए 10 पॉइंट। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका उसके लिए 5 पॉइंट। और राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका के लिए 3 पॉइंट। इसमें भारांक जो है वो दिया जाएगा। 13 पॉइंट देखते हैं। अध्यापक अध्यापिका के अंक समान होने पर, अगर अंक समान होते हैं तो क्या करते हैं, नियुक्ति तिथि पे जो वरिष्ठतम होगा, मतलब नियुक्ति तिथि पे जिसकी नियुक्ति तिथि पहले होगी उसको वरीयता दी जाएगी। अगर वो भी समान होती है तो उस पर क्या होगा, जिसकी अधिक आयु होगी वरीयता दी जाएगी। ठीक है। अब 14 पॉइंट क्या है, अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिका के आवंटित जनपद में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश में निहित प्रावधान के अनुसार की जाएगी। 15वां पॉइंट क्या है, शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगला है 16वां पॉइंट, अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा तथा शासनादेश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। 17वां पॉइंट है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु समय सारणी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जाएगी बाद में। ठीक है। 18वां क्या है, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के उपरांत शिक्षक शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जाएगी, यानी छुट्टियों में की जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान नहीं की जाएगी। यानी कौन सा बचता है, शीतकालीन अवकाश बचता है और ग्रीष्मकालीन अवकाश। इन्हीं अवकाशों में इसकी जो है जो कार्यमुक्त जो है इन्हीं अवकाशों में किया जाएगा। ठीक है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय एवं म्यूचुअल ट्रांसफ़र 19वां पॉइंट है के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश
अवक्रमित माने व समझे जाएंगे। कृपया उपर्युक्त अनुसार अग्रतर कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भौदी दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव जी का ये आदेश है। इसी तरह आगे भी जैसे ही आदेश आते रहेंगे इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।